अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड डूइंग वेरी वेल इन योर लाइफ। हमने फिजिक्स का लेक्चर 1 लिया था, लेक्चर 2 लेकर इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं द वर्ड प्रीफिक्सेस। ठीक है, व्हाट इज़ प्रीफिक्सेस? प्रीफिक्सेस क्या होते हैं? देखो, प्रीफिक्सेस जो होते हैं ना, ये पहले लगते हैं, वर्ड से पहले लगते हैं। कोई भी वर्ड है उससे पहले। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई हैव अ वर्ड मीटर, मेरे पास एक वर्ड है और ये क्या है? ये है मीटर। ठीक है, अब मैं अगर इसके आगे लगा दूँ माइक्रो, तो ये जो माइक्रो है ना, इट इज़ प्रीफिक्स। ये माइक्रो क्या है? ये है प्रीफिक्स। ये है मेरा प्रीफिक्स, क्योंकि मैंने मीटर से पहले लगाया है। ठीक है, इसी तरह से मेरे पास है सेकंड। ठीक है, मेरे पास है सेकंड, 1 सेकंड है। सही है, अब मैं इसको कन्वर्ट कर दूं। सही, मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया माइक्रो सेकंड्स में, तो ये हो जाएगा 1 माइक्रो सेकंड्स। ठीक है, इस तरह से। तो यानी कि जो प्रीफिक्सेस होते हैं ना, ये क्या होते हैं? इसके अंदर हम लोग किसी भी चीज़ से पहले उसका प्रीफिक्स लगा देंगे। ठीक है, प्रीफिक्सेस क्या क्या होते हैं देखते। देखो, पहले पढ़ते द फिजिकल क्वांटिटीज आर डिस्क्राइब्ड बाय द साइंटिस्ट इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड्स एंड यूनिट्स। फिजिकल क्वांटिटीज को ना साइंटिस्ट जो होते हैं वो कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे डिस्क्राइब करते हैं? वो उसे डिस्क्राइब करते हैं इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड और यूनिट्स। जो भी यूनिट होते हैं वो, या फिर उसकी मैग्नीट्यूड के बेसिस पर। ठीक है, यूनिट जो है ना, उनका बहुत एक वाइटल रोल होता है, एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है एक किसी भी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने में, या चाहे वो बेसिक हो चाहे वो डायरेक्ट क्वांटिटी हो, कोई सी भी हो, उसको यूनिट जो है ना, जैसे हम कहते हैं ना कि टाइम का यूनिट है सेकंड। ठीक है, टाइम क्या है? हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है, अब उसका यूनिट है सेकंड। तो यूनिट क्या है? यूनिट एक वाइटल रोल प्ले करता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड होते हैं कोफिशिएंट्स, नंबर, जैसे 1 2 3 1 सेकेंड। ठीक है, इसके अंदर ये क्या? 1 सेकेंड। ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है? टाइम की फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, लेकिन 1 इसके अंदर है मैग्नीट्यूड और सेकेंड इसके अंदर क्या है? यूनिट। ठीक है, ये बात क्लियर हुई मेरी? काफ़ी हद तक समझ आ रही होगी। अगेन समझ लो, वरना देखो, मैं कह रही हूँ मेरे पास है 1 सेकेंड। इस 1 सेकेंड को मैं क्या कहूँगी? इसको मैं कहूँगी टाइम, क्योंकि मुझे टाइम बता रहा है ना कि टाइम है 1 सेकेंड फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, इसमें सेकेंड क्या है? सेकेंड है यूनिट। ठीक है, और 1 क्या है? 1 है मैग्नीट्यूड। ठीक है, अच्छा भाई, तो क्या होता है? यूनिट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किस चीज़ करने? किसी भी क्वांटिटी को, चाहे वो बेसिक हो चाहे डायरेक्ट हो, उसको एक्सप्रेस करने में। प्रीफिक्सेस जो है ना, वो बहुत यानी कि ऐसे यूज़फुल क्वांटिटीज़, ऐसे यूज़फुल वर्ड्स हैं, ऐसे यूज़फुल चीज़ें हैं जिनसे हम लोग किसको एक्सप्रेस करते हैं? यूनिट्स को। किसके यूनिट्स को? फिजिकल क्वांटिटीज़ के, चाहे वो बड़ी हो चाहे वो छोटी हो। जैसे माइक्रो है, जैसे मिली है, जैसे नैनो है, जैसे पीको है, जैसे डेका है, जैसे डेसी है, इस तरह के वर्ड होते हैं। ठीक है, इनको हम किस लिए इन प्रीफिक्सेस को हम यूज़ करते हैं? यूनिट्स को डिस्क्राइब करने के लिए। जैसे मेरे पास यूनिट है सेकेंड, तो मैंने आपसे कहा, मैंने इससे पहले लगा दिया माइक्रो सेकेंड, तो ये मेरे पास आ गया माइक्रो सेकेंड। ठीक है, तो इस तरह से हम करते हैंगे। अच्छा भाई, अब यहाँ पे आपको यूनिट इसके प्रीफिक्स की डेफिनेशन दी हुई। अ यूनिट प्रीफिक्स इज अ स्पेसिफायर। यूनिट जो प्रीफिक्स होती है स्पेसिफायर होती है, कि स्पेसिफाई क्वांटिटी के लिए होती है। जैसे टाइम के लिए सेकंड होगा तो माइक्रो सेकंड, मिली सेकंड, इस तरह से। ठीक है, इट इंडिकेट्स मल्टीपल्स और फ्रैक्शंस ऑफ द यूनिट। या तो ये उसके मल्टीपल्स बताएंगे जिसकी वैल्यू पॉजिटिव में आती है, या फिर ये उसके नेगेटिव यानी कि फ्रैक्शंस, डिवाइड में वैल्यूज़ बताएंगे। ठीक है, ये भी हम देखेंगे आगे कैसे होता है ये जो मल्टीपल्स और फ्रैक्शंस की बात है। अच्छा भाई, यूनिट ऑफ वेरियस साइजेस आर कॉमनली फाउंड बाय द यूज़ ऑफ सच प्रीफिक्सेस। अगर हम किसी भी चीज़ के यूनिट को लिखते हैं, जैसे अगर मैं आपसे कह रही हूँ कि भाई आपके पास ये जो क्या कहते हैं सेब है, ये 1 किलो है, तो आप क्या कहेंगे कि कितने केजी है? आप इसको केजी में बताएंगे। ठीक है, 1 केजी बताएंगे। सही है, इसी तरह से फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहती हूँ कि भाई ये जो टाइम है, ये क्या कहते हैं 1 मिनट जो है वो 60 सेकंड के बराबर है। तो आपको पता है कि 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड्स हैं? 60 सेकंड है। अब मैंने आपसे कहा कि भाई मिली सेकेंड, मतलब 60 सेकंड का जो 1 सेकंड है उसका भी काफ़ी छोटा हिस्सा मिली सेकंड। ठीक है, तो ये सब किस में? ये क्या होता है? प्रीफिक्सेस को हम यूज़ करते हैं। प्रीफिक्सेस जो होती है ना मेट्रिक सिस्टम की, जैसे किलो है, मिली है, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है? रिप्रेजेंट करती है मल्टीप्लिकेशन बाय पावर ऑफ 10। यानी कि हमारे पास कोई भी वैल्यू, उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, उसके ऊपर कोई भी पावर होती है। अब चाहे वो 1 हो चाहे वो 12 हो, कोई भी वैल्यू हो। ठीक है,
अभी हम ये आगे पढ़ेंगे, ठीक है। हिस्टोरिकली मैनी प्रीफिक्सेस हैव बीन यूज्ड और प्रपोज्ड बाय वेरियस सोर्सेज बट ओनली अ नैरो सेट हैड बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। हमारे पास बहुत सारी प्रीफिक्सेस आई, प्रपोज की गई, कुछ साइंटिस्ट ने बताया कि भाई ये भी प्रीफिक्स हो सकती है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, लेकिन हमारा जो स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है ना, उन्होंने सिर्फ कुछ ही सिस्टम को रिकग्नाइज किया, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखें, ये आपको ऐसा ही प्रीफिक्स का एक चार्ट दिखाया हुआ, ये है ह्यूमन, ठीक है। यहाँ से इंसानों से छोटी चीज़ें चल रही हैं और यहाँ से इंसानों से बड़ी चीज़ें चल रही हैं। जैसे कि इंसान से छोटा मॉस्किटो, फिर हेयर, फिर एक सेल, फिर डीएनए यानी सेल के अंदर पाया जाने वाला, फिर वो जो सेल छोटे छोटे एटम से बनता है, उस एटम का न्यूक्लियस, फिर इलेक्ट्रॉन, फिर न्यूट्रिनो तो आपने अभी तक देखा ही नहीं है, इसको भी आप पढ़ेंगे। प्लैंक कांस्टेंट वाला जो हमने भी पढ़ के आए थे आप लोगों ने, अच्छा आप लोग का नहीं, आप लोग ये पढ़ेंगे मैट्रिक में, सही है। इंसानों से बड़ा पिरामिड से बड़ा माउंटेन से बड़ा मून, फिर मून का डिस्टेंस, सोलर सिस्टम, फिर हमारे पास जो हमारे नियरेस्ट स्टार है, गैलेक्सीज, नियरेस्ट गैलेक्सी, विजिबल यूनिवर्स, एज ऑफ द नोन, यानी ये तमाम चीज़ें हम लोग किससे बताते हैं? प्रीफिक्सेस से बताते हैं। अब देखो ये इतनी बड़ी वैल्यू है हमारे पास, नियरेस्ट स्टार जो है उसकी इतनी बड़ी वैल्यू है। अब क्या मैं इसको इतना बड़ा लिखूंगी? नहीं, मैं इसको छोटा करके लिखूंगी। मैं इसको छोटा कैसे करूंगी, इस चीज़ को हमने समझना है। तो मैं आपको ले आती हूँ अगेन, हाँ भाई, ये है हमारे पास प्रीफिक्सेस। लेस देन 1, एक से छोटी क्या होगी? डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको। पिको तक तो सब बच्चों को याद होनी चाहिए, यानी कि 10 की पावर 12 तक तो सबको याद होना चाहिए। बाकी फेम्टो और एटो अगर ना भी याद हो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये भी याद कर लो तो अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा भाई, 1 से छोटी होगी डेसी। डेसी का मतलब होता है 10th, यानी एक चीज़ है उसके 10 हिस्से कर लो, 10वें हिस्से का एक हिस्सा हमारे पास कहलाता है 10th, यानी। और अगर हमारे पास 10 ही हिस्से हैं, अगर 10 हिस्से हैं तो हमारे पास कहलाएगा डेका, ठीक है। अगर इस 10 हिस्से का सिर्फ एक हिस्सा है हमारे पास तो वो हमारे पास कहलाएगा डेसी। इसी तरह से हमारे पास अगर 100 चीज़ें तो वो कहलाएगा हेक्टो। लेकिन इस 100 का अगर सिर्फ एक हिस्सा है, देखो 1/100 का मतलब ये होता है सिर्फ एक हिस्सा 100 का, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा सेंटी। अगर हमारे पास 1000 है तो वो 1000 हमारे पास क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा किलो। लेकिन अगर उसका एक हिस्सा है, 1000 का एक हिस्सा है, तो वो हमारे पास कहलाएगा मिली, ठीक है। तो इस तरह से होता है। इसी तरह से मेगा, यानी अगर हमारे पास मिलियन है, 1 मिलियन है, तो वो क्या होगा? मेगा। लेकिन अगर हमारे पास उस 1 मिलियन का एक हिस्सा है तो वो हमारे पास कहलाएगा माइक्रो। इसी तरह से गीगा, अगर हमारे पास कोई बिलियन है तो हम बिलियन को किस में कहेंगे? गीगा में कहेंगे, ठीक है। अच्छा भाई, और हमारे पास अगर वो जो बिलियन है उसका एक पार्ट है तो हम उसको नैनो में कहेंगे। इसी तरह से अगर हमारे पास टेरा है, ठीक है, यानी कि ट्रिलियन है, तो हम उसको टेरा कहेंगे। लेकिन अगर हमारे पास उस ट्रिलियन का सिर्फ एक हिस्सा होगा, सिर्फ एक हिस्सा होगा, तो हम उसको पीको कहेंगे। अब एक और बात, अक्सर क्वेश्चन आता है कि भाई 1 मिलियन में कितने ज़ीरो होते हैं? याद रखना 10 की पावर 6। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि 1 मिलियन में 6 ज़ीरो होते हैं। ये आप लोगों को कैसे याद रहेगा? ये आपको ऐसे याद रहेगा कि आपने सबसे पहले तो इनके नाम याद करने। नाम कैसे याद करोगे? एक ट्रिक दिखा रही हूँ, ट्रिक देख लो। द ग्रेट मैन किंग हेनरीज डॉटर, ठीक है, बेथ ड्रिंक कोल्ड मिल्क अंटिल 9 PM। देखो अब इसके अंदर क्या आ रहा है? हमने सबसे पहले पढ़ा था टेरा, बड़ा वाला, यानी कि 1 से बड़े, यहाँ पे चल रहे 1 से बड़े और यहाँ पे चल रहे 1 से छोटे। जो 1 से बड़े ना वो सब पॉजिटिव में आ रहे हैं और जो छोटे वो माइनस में आ रहे हैं। तो ये है बेस, यानी कि 1। यहाँ पे क्या है? यहाँ 1 है। आपको एक बात बता दूँ, 10 की पावर 0, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 1। ये मैथ का एक रूल होता है और ये आप लोगों ने मैथ में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। और ये प्रीफिक्सेस भी ना मैथ में ही पढ़े जाते हैं, लेकिन हाँ फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट इनका एक रोल है। ये इस पर अभी से ग्रिप रखना, इसको बार बार लिखना ताकि याद हो। मुझे 5 दफ़ा ये लिख के सबमिट कराना है हर बच्चे ने, ठीक है। अच्छा भाई, बेस है। बेस से अब आपने देखना है, सबसे पहले हम यहाँ से पढ़ते हैं, द ग्रेट मैन किंग हेनरीज डॉटर बेथ ड्रिंक्स कोल्ड मिल्क अंटिल, माइक्रो है ना इसलिए अंटिल 9 PM, ठीक है। और ये जो अंटिल से पहले यू ऐसे करके लिखा हुआ है ना, ये माइक्रो का साइन होता है। ये किसका साइन होता है? माइक्रो का। ये बात याद रखना, ठीक है। अब यहाँ तक देखो, ये एक ट्रिक है, ये आपने यहाँ पे पढ़ी होगी। यार क्या हो गया ये तो, हाँ देखो,
ये आपने यहाँ तक है ये ट्रिक, फेम्टो और एटो को छोड़ के बाकी हर चीज़ आ रही। तो आपने याद रखना है कि भाई अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास था द ग्रेट किंग हेनरीज डॉटर, ठीक है, बेथ ड्रिंक कोल्ड मिल्क, ठीक है, अनटिल, माइक्रो है ना इसलिए लगाया हुआ अनटिल। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, माइक्रो है ना, तो माइक्रो का लिखा हुआ अनटिल 9 PM। तो याद रखना अनटिल का जो यू है ना वो माइक्रो को शो करता है। आप ये भी लिख सकती हैं कि कोल्ड मिल्क और एम से कोई और चीज़ निकाल लें, जैसे एम से कोई और वर्ड क्या निकलेगा, कोल्ड मिल्क मग 9 PM, ठीक है। द ग्रेट मैन किंग हेनरीज डॉटर बेथ ड्रिंक कोल्ड मिल्क मग 9 PM। अनटिल से होता है एक पूरा सेंटेंस बन जाएगा कि एक जो बादशाह है, ग्रेट बादशाह है किंग हेनरी, उनकी बेटी बेथ, ठीक है, पीती है ठंडा दूध कोल्ड मिल्क, ठीक है, कब तक, 9 PM तक, अनटिल 9 PM पर, ठीक है। तो इसलिए अनटिल आ रहा है, बस इस अनटिल को याद रखना है, माइक्रो से याद रहेगा। ये लाइन याद रखोगे तो याद आएगा टेरा, याद आ गया 10 की पावर 12, गीगा ग्रेट आ रहा है 10 की पावर 9, मेगा 10 की पावर 6, किलो 10 की पावर 3, हेक्टो 10 की पावर 2 था, है ना भाई, ये देखो ये रहा। अच्छा भाई बेथ, इसमें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉरी टेका तो मैंने खा लिया, 10 की पावर 1 होगी, इसको लिखो या ना लिखो, सिर्फ 10 लिख दो, बेस इसका मतलब है 1। फिर आ जाओ डेसी, डेसी में आ जाएगा 10 की पावर -1, उसके बाद सेंटी 10 की पावर -2, यानी कि हमारे पास ये वाला क्या था 10 की पावर 12, इससे 3 नंबर पीछे आए 9, इससे 3 नंबर पीछे आए 6, इससे 3 नंबर पीछे आए 3, इससे पीछे आए तो हमारे पास आएगा 2, देन 1 एंड देन हमारे पास ये 0 है, जिसको हम लोग 1 के इक्वल भी लिखते हैं क्योंकि 10 होता है ना हमारे पास, ठीक है, ऐसे, क्योंकि ये मतलब वैल्यू 10 आती है, याद रहेगी ये बात। ये चीज़ एक ट्रिक है, बस अब इस ट्रिक को क्लियर कर लेना। आपको एक असाइनमेंट दिया हुआ है, ये मैं सारे असाइनमेंट इस चैप्टर के लास्ट में दूंगी, तो ये करके मुझे सबमिट कराना है सबने, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन और द स्टैंडर्ड फॉर्म इज अ सिंपल मेथड ऑफ राइटिंग वेरी लार्ज नंबर्स और वेरी स्मॉल नंबर। देखो साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है, साइंटिफिक नोटेशन ये होती है कि आप किसी भी बहुत बड़ी वैल्यू को या बहुत छोटी वैल्यू को किस में लिखे, साइंटिफिक नोटेशन में लिखे। देखो अब मेरे पास एक बहुत बड़ी वैल्यू है, ये देखो, ये मेरे पास है 1 0 0 0 0, बल्कि 1 भी नहीं लगाती मैं, रुको, मैं लगाती हूँ 2 0 0 एंड 0, 5 0 आ रहे ना। अच्छा भाई 1 2 3 4 5 मैंने लिखा 2 की पावर 10 और इसके ऊपर पावर 5, सही है। तो ये इस तरह से हम लोग करते हैं, यानी पॉइंट्स को हम मूव करवाते हैं। साइंटिफिक नोटेशन में हमने मूवमेंट ही करवानी होती है पॉइंट की इधर से उधर। अच्छा भाई देखो साइंटिफिक नोटेशन में क्या होता है, ये मैं आपको एक मैट्रिक का लेक्चर दूंगी, उसको आपने देखना है, ठीक है। उस लेक्चर में ये है कि मैंने ये जो साइंटिफिक नोटेशन है इसको डिटेल में डिफाइन भी किया है और इसकी एक वर्कशीट भी दी है, तो आप लोगों ने उसको सॉल्व करना है, सही है। ये लेक्चर मैं आपका उसमें भी आपको शेयर करती हूँ, जब तक आ जाए डेंसिटी और वॉल्यूम में, ठीक है। डेंसिटी एंड वॉल्यूम क्या है, देखो हमारे पास 3 फेजेस या 3 स्टेट्स होती है मैटर के, हमने पढ़ा है कौन कौन सी होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड वो होती है जिसका एक फिक्स शेप होता है और फिक्स साइज होता है कि अगर आप उसके ऊपर कोई फोर्स भी अप्लाई करो इट नॉट रियली चेंज इट्स वॉल्यूम, आप उसके ऊपर फोर्स भी अप्लाई कर लोगे तो अपना वॉल्यूम चेंज नहीं करेगी। वाटर जो होता है ना उसका कोई शेप नहीं होता है, इसको आप जिस भी कंटेनर में रखोगे उसका शेप ले लेगा, बट लाइक अ सॉलिड इट इज़ नॉट इजीली कंप्रेसेबल। सॉलिड अगर आपके पास एक टिन का इतना बड़ा बॉक्स है, आप अगर इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो ये कंप्रेस हो जाएगा ना, टिन दबके कंप्रेस हो जाएगा, लेकिन लिक्विड को आप कंप्रेस नहीं कर सकते वाटर की तरह, ठीक है। हाँ आप इसके वॉल्यूम को चेंज कर सकते हैं, सही है। अच्छा भाई गैस का ना तो फिक्स शेप होता है और ना ही फिक्स वॉल्यूम होता है, इसको आप जिस भी कंटेनर में रखोगे तो ये उसमें एक्सपेंड कर जाएगी। हाँ आप इसको कंप्रेस कर सकते हैं लेकिन एक कुछ अमाउंट तक। अच्छा भाई हमने देखा कि वुड जो है वो पानी के ऊपर तैर रही है, सॉलिड है ना, पानी पर तैर रही है, जबकि एक सुई को हमने डाला तो वो पानी में डूब गई। अब क्या मैं ये बात बोलूँगी कि आयरन जो है वो वुड से ज़्यादा भारी है, ये बात तो गलत हो जाएगी। तो मैं ये बोलूँगी कि आयरन जो है ना वो ज़्यादा डेंसर है वुड से, वो क्या है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा है वुड से, ठीक है। मैंने आपसे कहा था ना कि हम इस चैप्टर के लास्ट में डेंसिटी के फिनोमेना को भी समझेंगे।
देखो, मेजरिंग द वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम मालूम करना हो तो फॉर डेंसिटी टू बी मेजर और कैलकुलेटेड वी फर्स्ट नीड टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंसेस। अगर हमने डेंसिटी को मालूम करना है तो उसके लिए डेंसिटी का यूनिट तो याद है ना, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले उसका वॉल्यूम पता होना चाहिए। मोस्ट ऑफ सॉलिड ज्योमेट्रिकल शेप है फॉर्मूला फॉर देयर वॉल्यूम विच इज ऑब्टेन्ड थ्रू डिफरेंट पैरामीटर्स सच एज रेडियस, हाइट, डेप्थ, विड्थ, base and length, but for irregular objects, liquid and gases, this approach is unusual. The volume of liquid can be measured with the help of cylinders and beakers. देखो, अगर हमने वॉल्यूम को नापना होता है, अगर मैंने सॉलिड का वॉल्यूम नापना है ना, तो उसके लिए तो बहुत सारे पैरामीटर हैं, जैसे रेडियस है, हाइट है। हमारी अर्थ है ना, ये सॉलिड है तो इसका रेडियस होता है, ठीक है, हाइट होती है किसी चीज़ की, डेप्थ होती है कि वाटर है उसकी गहराई में चले जाओ, डेप्थ पानी सॉलिड नहीं है, मैं सिर्फ डेप्थ बात बता रही हूँ, यानी ज़मीन की गहराई भी होती है ना, डेप्थ कि ज़मीन कितनी गहरी है, ज़मीन से ऊपर तक जाना है, मून तक जाना है तो हाइट कितनी हैगी, कितना डिस्टेंस है, विड्थ क्या है, बेस क्या है, लेंथ क्या है, ये सब क्या होते हैं, ये पैरामीटर्स किसके लिए होते हैं, पैरामीटर्स सॉलिड को मेजर करने के लिए होते हैं। लेकिन लिक्विड या गैसेस को मेजर करने के लिए ना हमारे पास ये वाली अप्रोच ना बहुत ख़राब हो जाती है। तो इसलिए हम जो लिक्विड का वॉल्यूम है ना उसको कैसे, लिक्विड का भी मैं किसकी बात कर रही हूँ, लिक्विड के वॉल्यूम को मैं कैसे मेजर करूँगी, सिलेंडर से या बीकर से। अब यहाँ पर आपको दिया हुआ है, देखो, मेजरिंग सिलेंडर इज़ अ ग्लास और प्लास्टिक सिलेंडर। देखो, मेजरिंग सिलेंडर होता है या तो ग्लास का बना होता है, प्लास्टिक का, जैसे इस किस्म की एक बॉटल होगी या तो प्लास्टिक की बनी होगी या ग्लास की बनी होगी। अक्सर बच्चों की फीडर देखते हो वो क्या कहते हैं, प्लास्टिक की बनी होती है लेकिन उसके ऊपर ऐसी नंबरिंग हुई हुई होती है। इसी तरह से इंजेक्शन प्लास्टिक के बने हुए होते हैं, उसके अंदर नंबरिंग हुई हुई होती है और उस इंजेक्शन के अंदर हम लिक्विड ही डालते हैं। बात क्लियर है ना? अच्छा भाई, उसके ऊपर क्या होता है, स्केल ग्रेजुएटेड होता है क्यूबिक या मीटर्स, सेंटीमीटर्स या मिलीमीटर्स में। उसके ऊपर यानी सेंटीमीटर्स और मिलीमीटर्स के अंदर हमारे पास क्या होता है, स्केल को मेजर किया हुआ होता है, स्केल बना हुआ होता है उसके ऊपर। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ना 500, 600, 700, ठीक है। इसको हम किस लिए यूज़ करते हैं, इसको हम लोग वॉल्यूम, लिक्विड के वॉल्यूम को यूज़ करने के लिए करते हैं। तो अब ये बात याद रखना है कि हमें अगर लिक्विड का वॉल्यूम मालूम करना है तो हम लोग सिलेंडर या बीकर्स को लेंगे, ठीक है। जब आप लिक्विड को इसके अंदर डालती हैं ना तो लिक्विड जो है वो कुछ हाइट तक आ जाता है सिलेंडर की, ठीक है। तो लिक्विड जो होता है ना सिलेंडर का, फिर हम उसके अंदर नोट कर लेते हैं। जैसे यहाँ तक लिक्विड आया, इसने नोट किया तो ये कहाँ तक आ रहा है, इस स्केल की 70 तक आ रहा है, ठीक है। तो इसको क्या पता चल गया, इतना इसके अंदर लिक्विड मौजूद है। अच्छा भाई, इन ऑर्डर टू रीड द वॉल्यूम करेक्टली वी शुड कीप द आई इन लेवल विद द बॉटम ऑफ मेनिस्कस। यानी कि जो मेनिस्कस है ना, यहाँ पे बनता है ये मेनिस्कस, ठीक है, ये है मेनिस्कस। यानी जो वाटर होता है ना आपका, इसको जब आप डालते हो तो ऐसा हो जाता है खुद ब खुद। ये एडिशन और कोहेसिव कुछ फोर्सेस होती है, उसकी वजह से होते हैं, आप आगे पढ़ेंगे। तो हमने क्या करना होता है, हमने हमारी जो आई होती है ना, अगर हमने करेक्ट पढ़ना है वॉल्यूम को तो हम आई को कहाँ पे रखेंगे, मेनिस्कस के बॉटम की तरफ रखेंगे, ठीक है। अपनी आई को वहाँ पर एडजस्ट करेंगे और उसके बाद फिर हम उसकी जो प्रीवियस ग्रेड होगा उसको क्या करेंगे, उसको हम लोग मेजर करेंगे, ठीक है। अच्छा भाई, अब बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। अ वॉल्यूम ऑफ अबाउट अ लीटर और सो कैन बी मेजर्ड यूजिंग measuring cylinder when the liquid is poured into the cylinder. The level on the scale gives the volume. Most measuring cylinder have scales marked in millimeters or cubic meter. It should be noted that while recording the value from cylinder, the eye should maintain the level with the value. Angular observation may result a false reading of. देखो, ये कह रहे हैं कि अगर आपने लिक्विड का वॉल्यूम मालूम करना है तो आप चाहे वो लिक्विड का वॉल्यूम लीटर के करीब क्यों ना हो, तो आप उसको कैसे मेजर करेंगे, आप उसको इसी सिलेंडर में डाल के मेजर करेंगे, ठीक है। और वो जो स्केल होता है ना उसके ऊपर या तो क्यूबिक मीटर्स होते हैं, क्यूबिक मीटर्स का मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर का मतलब होता है cm3, ठीक है, और मिलीमीटर्स ml, ठीक है। तो हमारे पास ये गिवन होते हैं। अच्छा भाई, यानी कि मिलीमीटर्स और क्यूबिक मीटर्स होते हैं। अभी अभी हम पढ़ के आए हैं, हमारे पास यहाँ पर देखो मिली क्या है, 1000, ठीक है, यानी कि 1000 मीटर्स। मिली का मतलब क्या हो जाएगा, मिलीमीटर्स का मतलब क्या है, 1000 मीटर्स, और क्यूबिक मीटर cm3 है, ठीक है। अच्छा भाई, इसको हमने कैसे वाइल रिकॉर्डिंग द वैल्यू फ्रॉम सिलेंडर द आई शुड बी मेंटेन द लेवल विद द वैल्यू। यानी कि हमने आई को कैसे रखना, हमने आई को ऐसे एडजस्ट करना है कि हमारा, अगर हम एंगुलर ऑब्जर्वेशन करेंगे ना, यानी हमारी आई ऊपर है और मेनिस्कस नीचे है, तो हमें सही से नज़र नहीं आएगा, हमारी रीडिंग फॉल्स आएगी। लेकिन अगर मेनिस्कस और आई का एक साथ कांटेक्ट हो, उसकी थोड़ी से बॉटम पर हो आई, तो हमारा कांटेक्ट सही होगा। अगर सॉलिड है, रेगुलर सॉलिड है, मतलब सॉलिड जो इसका शेप सही है, तो हम उसको कैसे करेंगे, हम उसको कैलकुलेट ऐसे करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे सामने एक ब्लॉक है,
अरे ब्लॉक तो एग्जैक्ट शेप का है ना, टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं है ना, रेगुलर है। तो इसकी यहाँ की लेंथ को ले लें, इसकी विड्थ को ले लें और इसकी हाइट को ले लें। इसकी लेंथ, विड्थ और इसकी हाइट को लेकर हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं लेंथ। और अगर रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, तो अगर कोई सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, तो इस सिलेंडर का रेडियस लिया जाएगा, जो इसका गोल सा एक रेडियस आएगा वो लिया जाएगा, जिसको हम लोग रेडियस स्क्वायर से नोट डाउन करेंगे। उसकी हाइट ली जाएगी और उसके अंदर पाई की वैल्यू लगाई जाएगी। याद रखना पाई की वैल्यू क्या होती है, बात याद रखनी, 3.14। ये क्या है, पाई की वैल्यू है। फॉर एन इरेगुलर सॉलिड इट्स वॉल्यूम इज कैलकुलेटेड बाय लोवरिंग द ऑब्जेक्ट इन पार्शियली फिल्ड मेजरिंग सिलेंडर्स। अगर सॉलिड जो है वो इरेगुलर, तो हम उसका वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम जो ऑब्जेक्ट है ना उसको किसी भी मेजरिंग सिलेंडर में नीचे बिठा देंगे, सही है। द राइज इन द वॉल्यूम ऑफ स्केल गिव्स द वॉल्यूम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो हमें किसका वॉल्यूम मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा किसी भी, अगर इरेगुलर सॉलिड, देखो पत्थर इरेगुलर था ना, जब मैंने इसको इसके अंदर डाला तो जितना पानी पहले इतना था अब इतना रेस कर गया, तो इतना जो रेस किया ना इसने मुझे किसकी क्या कहते हैं बता दी, इसने मुझे बता दी सॉलिड की क्या उसकी लेंथ है, क्या उसकी हाइट है, ठीक है, और क्या उसका वॉल्यूम है। दिस द वॉल्यूम ऑफ इरेगुलर सॉलिड इज कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग द ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्रॉम द रेज वॉल्यूम। फॉर एग्जांपल यहाँ 200 आया था, 300 आ रहा है, तो 300 को 200 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे पता चल गया इस रॉक का जो वॉल्यूम है वो कितना है, 100 है, ठीक है। द टोटल, तो हमें क्या पता चलेगा, हमें इससे वॉल्यूम पता चल जाएगा। द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इज मेजर इन अ सेपरेट एक्सपेरिमेंट द सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द टोटल वॉल्यूम। अब बात करते हैं डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है कि देखो हमने पढ़ा है कि डेंसिटी जो है किसी भी सब्सटेंस की, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, इसको हम लोग मास अपॉन वॉल्यूम के तौर पे करते हैं, और इसके एक यूनिट होता है, ये इस किस्म का पी होता है, तो इसको हम लोग रो भी कहते हैं, ठीक है। डेंसिटी जो है, डेंसिटी इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी प्योर सब्सटेंस। डेंसिटी किसी भी प्योर सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है, उसकी खसूसी प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी यानी उसकी खसूसी प्रॉपर्टी है। Objects made of a particular pure substance such as pure gold can have any size or mass but its density will be same for each। अगर गोल्ड जो है वो प्योर है तो आप गोल्ड चाहे बहुत सारे ले आओ, चाहे वो आप हार की शेप में लाओ, चाहे आप वो अंगूठी की शेप में लाओ, अगर लेकिन वो सारे के सारे ओरिजिनल हैं, प्योर हैं, तो उन सब की डेंसिटी सेम होगी, ठीक है। इन अकॉर्डिंग विद द अबव इक्वेशन मास ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। अगर हमने कोई भी चीज़ है, हमने उसकी मास निकालना, हमें उसकी डेंसिटी और वॉल्यूम गिवन है, तो मैं क्या करूँगी एक्सक्यूज मी, अच्छा देखिए P इज इक्वल्स टू एम वी है मेरे पास, सही, और मुझे किसी चीज़ का डेंसिटी गिवन है और वॉल्यूम गिवन है। फॉर एग्जाम्पल मुझे डेंसिटी गिवन है 10 और वॉल्यूम गिवन है 5, तो मैं क्या करूँगी, V का जो 5 है ना इसको उस तरफ ले जाऊँगी, वहाँ जाके 10 से मल्टीप्लाई होगा और हमारे पास आ जाएगा मास। तो मेरे पास इसका मास कितना आएगा, 10 5 50 kg आ जाएगा। समझ आई बात, ऐसे होता है। इसका यूनिट क्या है, याद रखना है, इसका यूनिट होगा, क्योंकि मास है ना ऊपर, तो देखो हमारे पास है रो इज इक्वल्स टू एम अपॉन वी। तो m जो है मास है, तो मास का यूनिट क्या होता है, kg होता है। और वॉल्यूम का मैंने आपको बताया था कि एक चीज़ याद रखना कि वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब, ठीक है। तो हम इसको kg मीटर क्यूब भी कह सकते हो। अगर मैं इस मीटर क्यूब को ऊपर ले जाऊँ तो ये हो जाएगा kg डॉट मीटर क्यूब माइनस में, ठीक है। अच्छा भाई, क्योंकि नीचे तो पॉजिटिव होगा। और कभी कभार जो हम उनके जो सब्सटेंसेस होते हैं ना, उसको हम लोग kg को जो मीटर क्यूब है ना, इसको हम लोग ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में भी करते हैं, यानी कि kg अपॉन मीटर क्यूब से कम वैल्यू में भी हम इसको मेजर करते हैं। जैसा आपको एल्युमिनियम की डेंसिटी बताई हुई कितनी है, 2.70 ग्राम, और इसका मास kg में मास कितना बताया हुआ है, 2700 kg मीटर पर क्यूब, ठीक है। अच्छा भाई एक सेकेंड रुकिएगा। अच्छा भाई, यहाँ पे आपको एक और चीज़ बताई हुई है कि डेड सी के अबाउट के जॉर्डन में एक सी है जिसको डेड सी कहते हैं। अभी इसका ये मतलब नहीं कि वो सी जो है वो मरा हुआ है, उसके अंदर बहुत सारे लोग मर चुके हैं, इसलिए इस सी के अंदर अगर कोई भी बंदा स्विम करे तो वो डूबता नहीं। इसलिए नहीं डूबता है क्योंकि इस जो सी है, वाटर जो है, इसके अंदर नमक बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नमक है, तो उसकी वाटर की जो डेंसिटी ना वो ज़्यादा हो गई। जब ज़्यादा हो गई तो अपने अंदर इंसानों को डूबने नहीं देगा।
जिस वाटर की डेंसिटी कम होगी उसके अंदर इंसान आराम से डूब जाएंगे। ठीक है, आपने एक पढ़ी होगी, एक अक्सर स्टोरी होती थी कि चक्की चक्की आटा निकाल, चक्की चक्की नमक निकाल। तो वो क्या होता है कि वो कहते हैं कि भाई वो जो डेड सी था उसके अंदर वो लोग जा रहे थे चक्की चोरी करने के बाद, तो उसने चेक करने के लिए उसको कहा चक्की चक्की नमक निकाला। वो चक्की तो निकालती रही नमक, उसको बंद करने का मंत्र आता नहीं था। तो वो चक्की कहते हैं दरिया में आज भी घूम रही है। तो ये एक स्टोरी है जो बचपन में बच्चों ने बहुत पढ़ी, इवन नेट पे भी आप लोगों को मिल जाएगी, अगर इरादा हो तो देख लेना। अच्छा भाई, अब अगर हमें डेंसिटी मेजर करनी है, इट इज़ टू बी नोटेड दैट देयर आर टू वेज ऑफ फाइंडिंग द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, आइदर मैथमेटिकली और एक्सपेरिमेंटली बाय टेकिंग डेंसिटी ऑफ वाटर 4 सेंटीग्रेड एज अ रेफरेंस विच इज समटाइम नोन एज रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी। It has no unit, it is a number whose value is the same as that of the density in ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखो, डेंसिटी निकालने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। ठीक है, जैसे हमें रिलेटिव डेंसिटी जो है, हमें पता है रिलेटिव डेंसिटी जो है वो हमारे पास 4 सेंटीग्रेड है वाटर की। ठीक है, वो हमने लिखी और हमने डेंसिटी निकाली वाटर की और हमने सब्सटेंस की डेंसिटी। इस तरह से हम क्या करते हैं, इसको मेजर कर लेते हैं। इसके आपके सामने एक एग्जांपल भी गिवन है कि व्हाट इज़ द मास ऑफ मास सॉलिड ऑफ अ सॉलिड आयरन वर्किंग बॉल ऑफ रेडियस 18 सेंटीमीटर। द डेंसिटी ऑफ आयरन इस, आपको आयरन की डेंसिटी गिवन है और आपको किसका मास रेडियस बताया गया, आपको रेडियस बताया गया बॉल का। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसकी डेंसिटी को कन्वर्ट करेंगे ग्राम सेंटी क्यूब में से केजी मीटर क्यूब के अंदर। ठीक है, अच्छा भाई, उसके बाद आपने क्या करना है, जो रेडियस है आयरन बॉल का, ठीक है, उसको कन्वर्ट करना है मीटर में। उसके बाद आयरन बॉल का जो वॉल्यूम होगा ना, उसको आप कैसे मालूम करेंगे, सबसे पहले आपने आयरन बॉल का वॉल्यूम मालूम करना। तो याद रखना है, इसको ऐसे मालूम करोगे, V इज इक्वल्स टू 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब। ये फार्मूला याद रखना, ये आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे आप निकाल लेंगे वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम निकालेंगे आप इससे वॉल्यूम निकालेंगे आयरन बॉल का, क्योंकि आपसे क्या कहा गया, व्हाट इज़ द मास ऑफ अ सॉलिड आयरन ब्रेकिंग बॉल ऑफ रेडियस। आपको उसका रेडियस गिवन है, आपको उसकी डेंसिटी गिवन है। हमने पढ़ाएगा D इज इक्वल्स टू mv। ठीक है, अब हमारे पास जो है, हमारे पास डेंसिटी गिवन है किसकी, आयरन बॉल की, और हमारे पास उसका रेडियस गिवन है। ना तो हमारे पास उसका मास है, ना हमारे पास उसका वॉल्यूम है। तो हमें क्या करना होगा, हमें उसका सबसे पहले क्या निकालना होगा, हमें उसका सबसे पहले वॉल्यूम निकालना होगा। तो जो मास है वो निकालना होगा। ठीक है, और फिर हमने उसकी जो लेंथ है यानी कि रेडियस जो है वो निकालना होगा। तो हमारे पास रेडियस उसका क्या है, 0.18। ठीक है, ये हमारे पास इसका रेडियस आएगा कन्वर्ट करने के बाद, 18 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के बाद। तो हम इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे कि हम 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब करके हम इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। ठीक है, इसी तरह से आपको राइट डाउन द फार्मूला एंड रीअरेंज इफ नेसेसरी, m इज इक्वल्स टू PV। यानी कि आपको तमाम ये जो है ना, ये आपके असाइनमेंट्स है, आपको एग्जाम्पल सीखनी है, इसके मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स कराऊंगी, उससे आपको ये और क्लियर हो जाएगा। सिग्निफिकेंट फिगर्स की एक आपसे वीडियो शेयर करूंगी, वही मैट्रिक की होगी, तो आपको उससे अच्छे से क्लियर हो जाएगा।